आज सबसे पहले पाकिस्तान के मिशन खाटू श्याम की बात, जिसे नाकाम किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। खाटू श्याम जी मंदिर को दहलाने की प्लानिंग को डिकोड किया गया। गाजियाबाद जासूसी कांड में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के आस्था केंद्रों पर हमला करने का प्लान तैयार किया गया और पूरा नेटवर्क भारत में बैठकर पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर के इशारे पर काम कर रहा था। टारगेट पर थे सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि खाटू श्याम जी मंदिर भी। क्या खाटू श्याम मंदिर आतंकियों के टारगेट पर है? क्या श्याम धाम को दहलाने की बड़ी प्लानिंग थी? आखिर खाटू श्याम के तस्वीर वीडियो पाकिस्तान क्यों भेजे गए? गाजियाबाद से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में जहां सैन्य ठिकानों और रेलवे स्टेशनों की रेकी की बात सामने आई थी, वहीं अब पता चला है कि इस जासूसी नेटवर्क का टारगेट राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर था। जांच एजेंसियों को आरोपियों के मोबाइल से खाटू श्याम मंदिरों के फोटो, वीडियो और लोकेशन मिले हैं। पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुस्तान के कई राज्यों और शहरों के बड़े धार्मिक स्थलों की जानकारी जुटाई गई थी। जांच में सामने आया है कि 100 से ज्यादा जगहों की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन पाकिस्तान भेजी गई थी। गाजियाबाद जासूसी कांड में पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान देश के अलग अलग हिस्सों में स्लीपर सेल की एक बड़ी फौज तैयार कर रहा था और जिसके लिए ये तमाम जितने भी लोग गिरफ्तार हुए 6 लोग, इन्हें एक टास्क दिया गया था। तमाम सैन्य ठिकानों और तमाम बड़े रेलवे स्टेशन जहां से सैन्य ठिकानों का मूवमेंट होता है, वहां पर सोलर के द्वारा चलाए जाने वाला सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के थ्रू हवाला के जरिए इन्हें पैसे दिए जाते थे। मगर योगी फोर्स और एजेंसियों की जांच में सबसे बड़ा सेंटर खाटू श्याम है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा डिटेल पाकिस्तान भेजी गई थी। मगर सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने खाटू श्याम को ही टारगेट क्यों बनाया? तो इसकी वजह भी समझ लीजिए। खाटू श्याम मंदिर में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर के बाहर और अंदर 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं। दर्शन के लिए कई बार 2 से 6 घंटे तक का इंतजार करना पड़ता है। एक समय में हजारों लोग एक ही परिसर और रास्ते में मौजूद रहते हैं। इतनी भीड़ इसे मास गैदरिंग यानी हाई इंपैक्ट लोकेशन बनाती है। भीड़ तक पहुंचने का खुला एक्सेस सुरक्षा के लिहाज से सॉफ्ट टारगेट है। यही वो तोरण द्वार है जहां से लोग एंटर होते हैं और फिर मंदिर की तरफ जाते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर बैरिकेटिंग्स है और किसी तरह की कोई सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजामात यहाँ पर नहीं है। ना ऐसी मशीनें हैं, ना किसी से कुछ पूछा जाता है। सिर्फ राजस्थान का खाटू श्याम ही नहीं, इन पाकिस्तानी जासूसों के टारगेट पर हरियाणा के सोनीपत और अंबाला के भी कई लोकेशन थे, जिसकी जांच में गाजियाबाद पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी जुटी हुई हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड सुहेल मलिक उर्फ रोमियो बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक सुहेल पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के सीधे संपर्क में था और वही गिरोह के बाकी सदस्यों को भी पैसा देता था। ये लोग कुछ संदिग्ध लोगों के साथ इनका संबंध प्रकाश में आया। इस संबंध में हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ करने के लिए माननीय न्यायालय की अनुमति से उनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया है। वर्तमान पे उनका विचारण अभी चल रहा है। दरअसल इस टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ तब हुआ जब गाजियाबाद के कौशाम्बी से 16 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिसका जाल हापुड़ तक फैला हुआ था, क्योंकि हापुड़ से भी खुफिया एजेंसी ने 2 जासूसों को पकड़ा है।
जो संवेदनशील धार्मिक स्थलों की रेकी कर रहे थे। आईबी की टीम ने इनके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसमें राष्ट्र विरोधी चैट, फोटो, वीडियो और लोकेशन डेटा मिला है। इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 90/26 धारा 152 61(2) BNS की और साथ ही साथ 3/5 शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की अपराध साबित करते हुए इनके विरुद्ध FIR दर्ज हुआ है और इसकी विधिवत विवेचना और गहन विवेचना की जा रही है। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हालांकि गाजियाबाद और हापुड़ दोनों अलग अलग मामले हैं, लेकिन दोनों मामलों में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है, जिसकी जांच NIA, IB समेत गाजियाबाद क्राइम ब्रांच, UP ATS और दिल्ली पुलिस की ये स्पेशल सेल भी कर रही है। पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि देश के 50 ऐसे जगह पर, संवेदनशील जगह पर, जहां से तमाम जानकारियां मिल सकती है, उन जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जाने थे। लिहाजा पुलिस पूछताछ कर रही है और इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने 29 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ कर रही है। लेकिन जो आका पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके जरिए इन्हें पैसे भेजे जाते थे और उन्हें टास्क दिया जाता था कि CCTV फुटेज उन्हें दिया जाए और वो CCTV फुटेज लेने के बाद उसके लिए पैसे पे करते थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक इनका मकसद सिर्फ जासूसी नहीं था, बल्कि देश में दहशत फैलाना भी हो सकता है, क्योंकि ये नेटवर्क पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था और एक कुख्यात गैंगस्टर तक जानकारी पहुंचाई जा रही थी। योगी फोर्स अब पाकिस्तान के उन नंबर्स की जांच कर रही है जिन्हें इन मंदिरों के फोटो और वीडियो भेजे गए थे। गाजियाबाद से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि ये समझना जरूरी है कि आखिर खाटू श्याम जी को ही क्यों पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। तो उसे समझने के लिए पहले ये समझिए कि आखिर खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए कितने रास्ते हैं और यहाँ भक्तों की भीड़ पहुंचती कैसी है, भक्तों का सैलाब यहाँ पहुंचता कैसा। तो पहला तोरण द्वार, जहां से यहां पहुंचा जाता है, ये मेन एंट्री है इस मंदिर की। ये खाटू श्याम मंदिर आने का मुख्य रास्ता है। बस स्टैंड और पार्किंग इसी के पास होती है और यहां से मंदिर तक करीब 1 किलोमीटर पैदल जाना होता है। ज्यादातर श्रद्धालु यहीं से निकलते हैं। इसके बाद आता है श्याम कुंड एंट्री पॉइंट। ये श्याम कुंड एंट्री पॉइंट नए सिस्टम के तहत एंट्री श्याम कुंड के सामने वाले रास्ते से कराई जाती है। यह भीड़ कंट्रोल करने के लिए बनाया गया और इसे लाइन इसी तरफ से लगती है। तीसरा है साउथ साइड की एंट्री। बड़े मेले या भारी मेले होने पर इसी तरफ से एंट्री कराई जाती है। यह रास्ता खाटू श्याम कुंड के समानांतर लगातार चलता है। पार्किंग से एंट्री गाड़ियों के साथ सीधे मंदिर तक नहीं पहुंचती है, इसके लिए अलग रास्ता है और सारे श्रद्धालु इसी रास्ते से खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचते हैं। अब जरा ये समझिए कि आखिर गाजियाबाद जासूसी कांड के किरदार कितने हैं, इसमें कौन कौन शामिल। किरदार नंबर 1 सोहेल मलिक उर्फ रोमियो, जासूसी नेटवर्क का मास्टरमाइंड है और सभी जासूसों को पैसे देने का काम यही करता था। पाकिस्तान में बैठे आकाओं से इसका सीधा संपर्क था, डायरेक्ट कनेक्शन। किरदार नंबर 2 है इरम उर्फ महक, जासूसी नेटवर्क को खड़ा करने की जिम्मेदारी सीधा इसी की थी और सीधे हैंडलर के संपर्क में इरम थी। ट्रेनिंग का शेड्यूल यही तय करती थी। किरदार नंबर 3 प्रवीण और ऋतिक, CCTV लगाना और वीडियो इरम तक पहुंचाना, ये इनका काम था। दिल्ली कैंट में और सोनीपत में CCTV कैमरे लगाए थे और इसका वीडियो पाकिस्तान बैठे हुए हैंडलर को भेजा जाता था। अब आपको CM योगी के ऑपरेशन चक्रव्यूह के बारे में पता होना चाहिए। दरअसल इस बार ईद और नवरात्र एक साथ हैं, ऐसे में CM योगी और उनकी फोर्स सुपर एक्टिव है। शहर शहर फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि ईद नवरात्रि के मौके पर कोई भी माहौल खराब ना कर पाए। उच्छृंखलता और उद्दंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। नवरात्रि और रमजान एक साथ चल रहे हैं। कल अलविदा नमाज होगी, फिर ईद मनाई जाएगी। लेकिन इस दौरान यूपी में किसी ने उपद्रव या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसका इलाज तय है, क्योंकि योगी फोर्स अलर्ट मोड में है। एक तरफ शहर शहर फ्लैग मार्च तो दूसरी तरफ ऑपरेशन चक्रव्यूह। नवरात्रि साथ होने की वजह से कोई बवाल ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में हैं। उन्होंने देर रात अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन के आदेश दिए। CM योगी ने कहा,
सभी पर्व और त्योहारों का आयोजन परंपरा के दायरे में होना चाहिए। जो भी माहौल खराब करेगा उससे सख्ती से निपटा जाए और सड़क पर स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन हो। नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास। सीएम योगी जो बोलते हैं उसे 100% करके दिखाते हैं। इसका सबूत ये 2 तस्वीरें हैं। सीएम योगी ने मीटिंग में अफसरों को हुड़दंगियों और माहौल खराब करने वालों पर एक्शन का ऑर्डर दिया तो योगी फोर्स तुरंत लखनऊ से अमेठी तक सड़क पर उतर गई। आपकी गाड़ी का हेलमेट कहाँ? लखनऊ की सड़कों पर फर्राटा भरते और स्टंट का दहशत फैलाने वाले युवकों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। इस दौरान पुलिस ने 9 बाइक सीज की। पकड़ी गई ज्यादातर बाइकों में साइलेंसर से छेड़छाड़ कर तेज आवाज निकाली जा रही थी। वहीं बिना नंबर प्लेट के दौड़ रही एक थार गाड़ी को भी कब्जे में लिया गया। उधर अमेठी में नवरात्रि को लेकर योगी फोर्स ने ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया। देर रात पुलिस ने सड़क पर उतरकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की। खुद अमेठी के एसपी ने ऑपरेशन चक्रव्यूह की कमान संभाली। योगी फोर्स शहर शहर ऑपरेशन चक्रव्यूह के साथ फ्लैग मार्च भी निकाल रही है। एटा में पुलिस ने सड़क पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। गोरखपुर में भी नवरात्रि और अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। गली मोहल्लों और सड़कों पर गश्त बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी उपद्रवी अपने मंसूबे में कामयाब न हो पाए। ईद के मौके पर उपद्रवियों से निपटने के लिए संगम नगरी में मस्जिदों के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। इन सारी तैयारियों का मैसेज सिर्फ एक है, यानी ईद और नवरात्र पर कायदा कानून तोड़ा और माहौल खराब किया तो योगी फोर्स इलाज के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। एक तरफ माहौल बिगाड़ने वालों पर एक्शन की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा भी जारी है। योगी फोर्स ने पिछले 24 घंटों में कानपुर, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद पर ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए, बदमाशों को लंगड़ा बनाया। इसकी 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। कानपुर में बच्ची के साथ रेप और हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जबकि गाजियाबाद में लुटेरे का सीएम योगी की फोर्स से सामना हुआ तो वो भी अपने पैरों पर चलने लायक नहीं बचे। अब बात पश्चिम बंगाल की है। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनावी द्वंद्व शुरू हो चुका है, सियासी रण बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी वोटर्स को लुभाने के लिए नए नए फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो अहम फॉर्मूले पर काम कर रही हैं, तो बीजेपी ने एच प्लान तैयार किया है। ये अहम फॉर्मूला क्या है ये जरा समझिए आप। इसके तहत 52 महिलाओं को टिकट दिया गया, 291 में से 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। चुनाव से ठीक पहले मुअज्जिनों का भत्ता बढ़ाया गया। इस एम फॉर्मूले की काट के लिए बीजेपी एच फैक्टर पर काम कर रही है, जिसके जरिए हिंदू वोटर्स को एकजुट करने पर फोकस है। टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है। मुअज्जिन भत्ता, मुस्लिम आरक्षण पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये दोनों के फॉर्मूले हैं, एम फैक्टर और एच फैक्टर। लेकिन उधर पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट पर बिग पॉलिटिकल फाइट होने वाली है, क्योंकि सीट पर हैं ममता बनर्जी और कभी एक वक्त उनके सबसे भरोसेमंद रहे लेकिन नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के मुख्य चेहरों में से एक शुवेंदु अधिकारी। महामुकाबला पार्ट 2 कहा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार नंदीग्राम में यही द्वंद्व था। शुवेंदु अधिकारी विजेता साबित हुए थे, जिसके बाद अब दोनों भवानीपुर में एक बार फिर आमने सामने चुनावी मैदान में। ममता बनर्जी फिर एक बार हारने वाली है। जितना वो लोग बोलते हैं रिजल्ट दीदी का उतना अच्छा होता है। पश्चिम बंगाल में 2026 का ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। क्योंकि ममता बनर्जी जीत का चौका लगाने की तैयारी में है, तो बीजेपी बंगाल में कमल खिलाने का दम भर रही है। नतीजा जो भी हो, सबसे बड़ा रोल रहेगा भवानीपुर विधानसभा सीट का, क्योंकि बंगाल की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर जाएगा। भवानीपुर सबसे हाई प्रोफाइल सीट, जंग भी सबसे बड़ी। एक तरफ लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी।
इस महामुकाबले में जीत सिर्फ सीट पक्की नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति की नई दिशा भी तय कर सकती है। और इसलिए चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ यहां दंगल शुरू हुआ। गली मोहल्ले पोस्टर और स्लोगन से पट चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी खुद सियासी जंग में बढ़त बनाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में चुनाव प्रचार का आगाज किया। ममता बनर्जी को एक बार फिर हराने का दम भरा और बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार का दावा किया। ममता बनर्जी फिर एक बार हारने वाली है। इस सीट में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिसका पास है, भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। यहाँ कमल खेलेगा। टीएमसी और चीफ मिनिस्टर को हराना बहुत आने वाला दिग्विजय। जितना दिन तक चुनाव नजदीक आएगा, अब देख लेना किस तरीके से जनता उमड़ पड़ेगा। ममता भी ईद के बाद भवानीपुर में चुनाव प्रचार करेंगी। टीएमसी कार्यकर्ता ममता के गढ़ को और मजबूत करने में जुटे हैं। कार्यकर्ता घर घर जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि चौथी बार भी बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी। तो जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। और दीदी का नाम हर एक का दिल में है। जो दिल में इंसान जिसका नाम बैठ जाता है वो कोई नहीं मिटा पाता है। तो दीदी का नाम, ममता बनर्जी का नाम हर एक का दिल में रहे। बंगाली लोग जो है और बंगाल में जो हम लोग जो मिल के रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ बंगाली नहीं, हर एक धर्म का लोग रहते हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं और जो बंगाल के डेवलपमेंट है सब लोग चाहते हैं दीदी के हाथ से और आगे बढ़े। हालांकि 2021 में ममता ने अपनी सुरक्षित सीट भवानीपुर छोड़कर शुभेंदु के गढ़ नंदीग्राम में उन्हें चुनौती दी, हार गई। बाद में भवानीपुर से भारी अंतर से जीती, सीएम बनी। बंगाल की सबसे हॉट और हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर का समीकरण कैसा है वो बताते हैं आपको। यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा वोटर, क्षेत्र की आबादी मिली जुली, बंगाली, गुजराती, सिख, मुसलमान सब रहते हैं। 70% गैर बंगाली आबादी। मुस्लिम वोटर की संख्या करीब 25%। 2021 में टीएमसी ने करीब 59,000 वोटों से बड़ी बढ़त बनाई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो घटकर 8,200 रह गए। भवानीपुर में सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही ममता को टक्कर नहीं दे रहे, बल्कि पूर्व टीएमसी नेता और अब अपनी पार्टी बना चुके हुमायूं कबीर भी टेंशन बढ़ा रहे हैं। हुमायूं कबीर ने ममता के खिलाफ भवानीपुर में पूनम बेगम को प्रत्याशी बनाया। यानी एक तरफ शुभेंदु तो दूसरी तरफ हुमायूं कबीर के मुस्लिम कार्ड ने ममता के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी कर दी है। भवानीपुर से आयान घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनावी जंग के बाद अब आपको दिखाते हैं बारूदी जंग। मिडिल ईस्ट की जंग को 20 दिन हो चुके हैं, आज 20वां दिन है। लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर जो हुआ उससे लड़ाई एक अगले स्तर पर पहुंच चुकी है। महायुद्ध में अटैक तो कई हो चुके हैं, लेकिन कल इजराइल और ईरान ने जो हमले किए उसका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। क्योंकि ईरान ने ऐलान किया कि आंख का बदला आंख, एन आई फॉर एन आई, और तेल का बदला तेल से लिया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट आग में जल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट धुआं हो रहा है। तेल और गैस में भयंकर आग लगी है। जिस वक्त लगने लगा था कि युद्ध अब धीरे धीरे शांत हो रहा है और शायद कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, उस वक्त कल और आज जो हुआ उसने मिडिल ईस्ट के युद्ध में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ला दिया। ऐसा टर्निंग पॉइंट जिससे दुनिया में आग लगाने की तैयारी है। अब तक जो युद्ध बम, मिसाइलों, फाइटर जेट तक सीमित था, वो अब तेल, गैस, एनर्जी पर आ गया है। और इसकी शुरुआत हुई इजराइल के एक बड़े हमले से, जो कि ईरान पर किया गया। तस्वीरों में जो जगह आग में झुलसी दिख रही है, इसका नाम है साउथ पार्स गैस फील्ड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है। इस पर कल इजराइल की तरफ से बहुत बड़ा हमला किया गया। 10 से 12 गाइडेड मिसाइल दागी गई, जिससे गैस टैंक्स, रिफाइनरी, प्रोसेसिंग यूनिट्स को बहुत भारी नुकसान हुआ। यह हमला ईरान के दिल पर सीधे वार जैसा था, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट है और ईरान की कुल नेचुरल गैस प्रोडक्शन का लगभग 65 से 70% तक हिस्सा देता है। ईरान की बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। ईरान की 80% सरकारी रेवेन्यू एनर्जी से आता है। यानी हमला सीधा सीधा ईरान की अर्थव्यवस्था पर था। ईरान पर जो हमला हुआ उसके बाद उसने बदले का ऐलान किया। ऐसा बदला जिसमें अब पूरी दुनिया जल रही है। खुद के गैस प्लांट पर हुए हमले के बाद ईरान ने बदला लेने में जरा भी देर नहीं लगाई और जैसी धमकी दी थी वो कर दिया।
ईरान ने साउथ पार्ट पर हुए हमले का बदला लेने के लिए सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत में गैस और तेल के प्लांट पर हमला बोला। इन सब हमलों में सबसे बड़ा अटैक कतर में हुआ, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा LNG गैस प्लांट है। यह हमला उसी प्लांट पर किया गया जिसका नाम है रास लफान। ईरान ने इस प्लांट पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कतर की एयर डिफेंस ने 4-5 मिसाइलें तो इंटरसेप्ट की, लेकिन 1 से 2 मिसाइलों ने हिट किया। इसके बाद बहुत बड़ा नुकसान हुआ, भयंकर आग लग गई। इसका असर ये हुआ कि LNG का पूरा प्रोडक्शन रोक दिया गया। इस हमले को कतर ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। इतना ही नहीं, कतर ने ईरानी दूतावास के मिलिट्री और सुरक्षा अधिकारियों को भी निष्कासित कर दिया। कतर का दावा है कि हमले में सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह हमला किस तरह दुनिया पर असर डाल सकता है, उसे इसी बात से समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा LNG हब है। दुनिया की 20% गैस यहीं से निकलती है। कतर की 80% कमाई इसी गैस स्टेशन पर टिकी है। इसी गैस स्टेशन से एशिया, यूरोप को गैस सप्लाई होती है। अब जब मिडिल ईस्ट की शान और जान कहे जाने वाली एनर्जी तबाह की जा रही है, तो अब इसे लेकर गुस्सा भी बढ़ा है। ये हमले उस वक्त हुए जब पहले ही दुनिया के कई हिस्से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता में थे, जहां गैस और तेल की सप्लाई पर असर पड़ने लगा है। अब तो सीधा उनके उत्पादन वाली जगह पर हमला किया गया और वो उस आग में जल रहे हैं। अब ये युद्ध, जो कि शुरू तो ईरान की तबाही के प्लान से हुआ, वो अब ईरान अमेरिका युद्ध नहीं बल्कि एनर्जी वॉर बन चुका है, जहां ताक पर ना सिर्फ ईरान है, ना इजराइल, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था टारगेट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी जाहिर है दुनिया इस वक्त एक नए तरह के वॉर की गवाह बन रही है, जो सिर्फ बॉम्ब और मिसाइल से नहीं बल्कि तेल से भी लड़ा जा रहा है। इस जंग के केंद्र में एक बेहद अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से गुजरता है दुनिया का करीब 20% तेल। अब वहीं ईरान ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, जो सीधे सीधे ग्लोबल इकोनॉमी की नस पर वार करता है। ईरान लगाएगा हॉर्मुज पर टोल नाका। खलीफा का इकोनॉमिक अटैक, अमेरिका इजराइल शॉक। मिडिल ईस्ट में वॉर छिड़ने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आग भड़की हुई है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के ऑयल टैंकर वाले कई जहाज खाक हो चुके हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट वो दुखती रग है जिसे दबाते ही दुनिया के कई देश बिलबिला उठते हैं, और ईरान इस बात को अच्छी तरह जानता है। लिहाजा अब ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज पर टोल टैक्स लगाने की तैयारी में है। यानी जो भी जहाज इस रास्ते से गुजरेगा उसे कीमत चुकानी होगी। यानी अमेरिका और इजराइल से भीषण युद्ध में जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए ईरान का बैकअप प्लान पूरी तरह से तैयार है। हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले हर जहाज से ईरान का वसूली प्लान भी जान लीजिए। हॉर्मुज से हर दिन करीब $2 बिलियन का माल लेकर जहाज गुजरते हैं। इस पर 10% टैक्स से ईरान को हर दिन $200 मिलियन मिलेगा। यानी ईरान सालाना करीब $73 अरब तक की कमाई कर सकता है, जिसका मतलब प्रतिबंधों से जूझ रही ईरानी अर्थव्यवस्था को राहत और युद्ध के लिए मजबूत फंडिंग। 28 फरवरी के बाद से ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी है। यहाँ से वही जहाज गुजर पाते हैं जिन्हें ईरानी सेना से इजाजत मिल रही है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रूट अब ईरान का इकोनॉमिक वेपन बनता जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां ईरान इकोनॉमिक स्ट्राइक कर रहा है, वहीं अमेरिका भी अब जवाबी रणनीति तैयार कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप मिडिल ईस्ट में हजारों अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर विचार कर रहे हैं। मकसद साफ है, हॉर्मुज स्ट्रेट को हर हाल में खुला रखना और तेल की सप्लाई को बाधित होने से बचाना। यानी अब टकराव सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहा। एक तरफ ईरान का टोल प्लान, तो दूसरी तरफ अमेरिका की सैन्य तैयारी, और बीच में फंसी है पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका में टकराव और बढ़ने वाला है? क्या अमेरिका की फौज दुनिया के लिए ऑयल लाइफलाइन खोल पाएगी? क्योंकि ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। और जिस तरह से मिडिल ईस्ट में ऑयल वॉर छिड़ी है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात पाकिस्तान की, जो पाव भर के एटम बॉम्ब की गलतफहमी लेकर घूमता है, खुद को न्यूक्लियर पावर बताता है, लेकिन अब यही एटम बॉम्ब पाकिस्तान के विनाश की वजह बनने वाला है। अमेरिका से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने शहबाज और मुनीर दोनों के होश खराब कर दिए। ट्रंप की बेहद भरोसेमंद तुलसी गबार्ड ने ऐसे संकेत दिए जिससे इस्लामाबाद और लाहौर तक हलचल बहुत तेज हो चुकी है। ईरान में बारूदी बवंडर, पाकिस्तान का अगला नंबर, 3 महीने तक धमकियां, महीने भर की तैयारी और उसके बाद ईरान में बमबारी। ट्रंप ने अपनी कसम पूरी की। खामनेई के खात्मे के बाद से पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है। और अमेरिका से जो संकेत, उससे सवाल ही कि क्या अगला नंबर जिन्ना लैंड के जिहादी जनरल आसिम मुनीर का है। क्या ईरान युद्ध के बाद अमेरिका और इजराइल ऑपरेशन पाकिस्तान शुरू करेंगे? ये कोई हवाई दावा नहीं। ये बहस अमेरिका के खुफिया चीफ तुलसी गबार्ड के एक बयान के बाद छिड़ी। इनके मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को खतरा मान रहा है। तुलसी गबार्ड के मुताबिक पाकिस्तान का लंबी दूरी की मिसाइलों पर काम करना चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हो सकती हैं जो अमेरिका पर हमला करने की रेंज रखती हैं। अमेरिका के खुफिया विभाग का दावा है कि पाकिस्तान पारंपरिक और परमाणु पेलोड ले जाने वाले एडवांस सिस्टम पर रिसर्च कर रहा है। दरअसल ईरान पर हमले से पहले ट्रंप ने यही तर्क दिए थे। पहले दलील ये कि ईरान आतंक का केंद्र बन चुका है और ऐसे खतरनाक मुल्क के हाथ में एटम बॉम्ब नहीं देख सकते। दूसरी दलील ये कि ईरान अमेरिका तक पहुंचने वाली घातक मिसाइलें बना रहा है जो आगे चलकर अमेरिका को चुनौती दे सकती है। आतंक और न्यूक्लियर हथियार कोई आधार बनाकर ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी। अमेरिका से ठीक वैसा ही बयान पाकिस्तान के लिए आया और इजराइल पहले से पाकिस्तान के एटमी हथियारों को खतरा मानता है। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू ने साफ कहा कि कट्टरपंथी इस्लाम पूरी दुनिया में सभ्यता पर हमला कर रहा है। कट्टरपंथी ताकतें दुनिया को हिंसा और कट्टरता की तरफ ले जाना चाहती हैं। रेडिकल इस्लामिक देशों के पास एटमी हथियार होना बड़ा खतरा है और कट्टर इस्लामिक ताकतों के साथ अब अस्तित्व की लड़ाई है। दरअसल आतंक का एपिसेंटर पाकिस्तान अकेला ऐसा मुस्लिम देश जिसके पास एटमी हथियार है। ईरान युद्ध में ट्रंप के डर और कर्ज के बोझ में पाकिस्तान भले ही चुप है, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका बड़े खतरे के रूप में देखता है। अमेरिकी खुफिया चीफ ने दुनिया के सामने ऐलान किया कि अमेरिका का ये बयान ऐसे वक्त आया जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जंग में उलझा है और पहले ही इस बात पर हड़कंप है कि इजराइल अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ नया गठबंधन तैयार हो रहा है। इजराइल के रुख से पाकिस्तान पहले ही घबराया है। ऐसे में तुलसी गबार्ड के बयान के बाद ट्रंप की वाहवाही लूट रहे शहबाज मुनीर की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि भारत ने दुनिया को बार बार याद दिलाया कि पाकिस्तान आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। ऐसे आतंकी मुल्क के पास एटमी हथियार होना दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और आखिरकार अमेरिका को अब खतरे की आहट सुनाई दी, क्योंकि पाकिस्तान चीन की प्रयोगशाला है और अमेरिका तक मार करने वाली ICBM पर काम कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ईरान की मिसाइल पावर देखकर अमेरिका सोचने को मजबूर हुआ? क्या अमेरिका का रुख बदल चुका है? क्या अमेरिका पाकिस्तान को लेकर अलर्ट मोड में है? और क्या चीन पाकिस्तान के इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए ट्रंप ने खामनेई के बाद ऑपरेशन मुनीर की तैयारी शुरू कर दी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान, इजराइल और पूरा मिडिल ईस्ट बारूद की मार झेल रहे हैं और दुनिया तेल संकट का सामना कर रही है। इस बीच सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हुई कंगाल पड़ोसी पाकिस्तान के लिए। हालात इतने बिगड़े कि पाकिस्तान को अपनी रिपब्लिक डे परेड रद्द करनी पड़ी। ईद पर तेल संकट की मार, मुनीर के मुल्क में हाहाकार। दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय अपने सबसे बड़े त्योहार ईद की तैयारियों में जुटा है, लेकिन इस बार ईरान युद्ध ने कई देशों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है और इस लिस्ट में सबसे आगे पाकिस्तान है, क्योंकि शहबाज और मुनीर का मुल्क एक साथ कई मुश्किलों में घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जंग छेड़कर अपनी परेशानी बढ़ाई, उसके बाद ट्रंप के डर से ईरान के खिलाफ जाकर पड़ोसी से दुश्मनी मोल ले ली है।
पाकिस्तान के पास तेल संकट से उबरने का कोई रास्ता नहीं बचा है। राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान अकेला पड़ा हुआ है। सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत खुद मदद करने की हालत में नहीं हैं। ऊंचे दामों पर तेल और गैस खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे भी नहीं हैं। कंगाल पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी हो गई है कि गणतंत्र दिवस परेड भी रद्द करनी पड़ गई है। शहबाज सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि तेल संकट को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 23 मार्च को गणतंत्र दिवस परेड और कोई समारोह नहीं होगा, बस साधारण झंडा फहराने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस तरह के फैसलों से शहबाज सरकार भले ही ईंधन की बचत और खर्च में कटौती के रास्ते निकाल रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि मिडिल ईस्ट में जंग ऐसी ही चलती रही तो पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। शहबाज मुनीर अभी से अलग अलग खाड़ी देशों से गुहार लगा रहे हैं। सऊदी से कतर तक बार बार मदद मांग रहे हैं। भिखारी अपने मिशन पर निकल चुके हैं। पाकिस्तान में पीएम शहबाज और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को भले ही हाथ फैलाने में शर्म नहीं आती, लेकिन शहबाज और मुनीर ने 3 साल में पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी है कि अब मुस्लिम भाईचारे की मुहिम भी एक्सपोज हो गई है। कहीं से नई भीख मिलने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम ईद पर खून के आंसू रो रही है। आमतौर पर मुस्लिम मुल्कों में रमजान पर राहत की उम्मीद की जाती है, लेकिन पाकिस्तान की जनता पर डबल अटैक हुआ है। महंगाई पहले ही आसमान छू रही थी। इस बीच ईद से पहले युद्ध ने ऐसा संकट खड़ा किया है कि ना रसोई के लिए गैस मिल रही है, ना गाड़ी के लिए तेल, और अब तो शहबाज सरकार ने रिपब्लिक डे परेड भी रद्द करके खुद अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन एक और बात है युद्ध के बीच सबसे बड़े खतरे से जुड़ी हुई, जिसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। मिडिल ईस्ट में 20 दिनों से बारूद बरस रहा है, लेकिन ईरान युद्ध का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में जब आशंका ये कि क्या 8 दशक के बाद एक बार फिर दुनिया एटमी तबाही के मुहाने पर है, इसी खतरे को लेकर WHO ने एक बड़ा बयान दिया। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में समझाता हूं। क्या तेहरान में ट्रंप गिराएंगे न्यूक्लियर बम? क्या ईरान करने वाला है एटमी धमाका? सुनकर यकीन नहीं होता, सोचकर रूह कांप जाती है। लेकिन ईरान युद्ध को लेकर एक ऐसी खबर आई है जो पूरी दुनिया को हैरान करने वाली है। दरअसल युद्ध के बीच WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने न्यूक्लियर हमले को लेकर तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि ये महायुद्ध जितना लंबा खिंचता जा रहा है, एटमी हथियारों के इस्तेमाल की आशंका उतनी ही बढ़ती जा रही है। WHO के बयान की डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आखिर बात यहाँ तक पहुँची कैसे। दरअसल ट्रंप ने युद्ध का ऐलान किया तो अमेरिका के 4 प्रमुख टारगेट बताए जा रहे थे। पहला, कट्टर इस्लामिक शासन का अंत करना। दूसरा, परमाणु क्षमता को पूरी तरह नष्ट करना। तीसरा, ईरान की मिसाइल क्षमता को तबाह करना। चौथा, बिना शर्त सरेंडर। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रंप ने युद्ध शुरू तो कर दिया, खत्म कहां होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ना तो ईरान की मिसाइल क्षमता नष्ट हुई है, ना ही ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर झुका है, और खामेनेई की मौत के बाद ईरान में किसी तरह के समझौते या सरेंडर की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। ईरान ने अकेले 10 देशों में हड़कंप मचा रखा है। पूरा मिडिल ईस्ट ईरानी मिसाइलों के खौफ में है। अमेरिका, इजराइल को भी भारी नुकसान हो रहा है। 20 दिन बीत चुके हैं, ईरान के हमले नहीं रुके हैं। ईरान ने कहा अभी 6 महीने और लड़ सकते हैं। ईरान के पास अभी भी हजारों ड्रोन मौजूद हैं। ईरान ने कई एडवांस मिसाइलें अभी इस्तेमाल भी नहीं की हैं।